आवाज ठीक है? प्लीज आवाज आ रही है? जैसे खोला सर। अब कल तक जो डिस्कशन हुई इसकी बेस पे एक नई स्टेटमेंट आज हमने बनानी है। पहले जरा उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। हेडिंग लिखा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका जरा पहले कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर देता है। इससे पहले मैं स्टेटमेंट को स्टार्ट करूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बनाता है? ताकि शेयर होल्डर्स को एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की फिगर्स बताई जा सके। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम क्यों बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्लीज आवाज ठीक है? ये बड़ा बात ये आवाज ठीक है? के साथ ही बताने का मसला है, मुझे तो नहीं लग रहा। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी प्रेजेंट हो जाते हैं शेयर होल्डर्स के लिए।
स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में इनकम्स और एक्सपेंसेस की बेस पे प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट हो जाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का मकसद ये होता है कि इक्विटी के जितने हेड्स होते हैं, इक्विटी के हेड्स कितने आपको पता है? 4 आपको पता है। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन सरप्लस, ये 4 भी आपको पता है। तो इन हेड्स में ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग बैलेंस से लेकर क्लोजिंग बैलेंस बनते क्या चेंज आया है, इस चेंज को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाए। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप इक्विटी के 4 हेड्स जो अभी तक आपको पता है उनके लेजर्स में ला सकें तो उन लेजर्स को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। जिस तरह ये 16 जरा ध्यान में लाए, उसमें नोट्स सब बना रहे थे हम, तो उसमें एक स्केड्यूल बन रहा था, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद है कहीं? उसमें कितने कॉलम होते हैं? जितनी एसेट्स की क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, प्लांट है, जितने एसेट्स की क्लासेस हैं उतने कॉलम्स होते हैं। तो उस स्केड्यूल को बनाने का तरीका क्या था कि एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में जो फिगर्स आनी है उन्हें हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया था। मसलन सबसे पहले हेडिंग क्या थी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में हेडिंग क्या थी? ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन, डिलीशन। तो लेजर में जो फिगर्स आती हैं एसेट अकाउंट में या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में, उसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया था तो स्केड्यूल बन गया था। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर इक्विटी के हेड्स के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए तो फिर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने लेजर्स भी बनाता हूँ। शेयर कैपिटल का जरा लेजर से ही मिलाना। शेयर कैपिटल का भी वर्ड सुना आपने सर? इसका ब्रॉट डाउन हो सकता है? ब्रॉट डाउन शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस हो गया। अगर फर्दर शेयर इशू हो गए तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इट मींस शेयर कैपिटल इस वजह से इंक्रीज हो गया। ठीक है। इस तरह बोनस शेयर जरा पेज नंबर 62 जरा सामने रखें। बोनस शेयर्स की एंट्री ढूंढ के बताना। बोनस शेयर्स की एंट्री है डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब डिविडेंड डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में जाएगा, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन शेयर कैपिटल यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर किसी वजह से डेबिट हो जाएगा तो शेयर कैपिटल कम हो रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस से शुरू करके क्लोजिंग बैलेंस तक हम जाना है, और इंक्रीज और डिक्रीज किस किस वजह से वो हमने इस स्टेटमेंट में स्पेसिफाई करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का मकसद ये है कि इक्विटी के हेड्स में जो चेंज आ रहा है वो शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाए। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक चीज और भी ज़हन में रखिएगा जरा, ये जो जर्नल है, जर्नल क्या होता है? जिसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं, डेबिट जर्नल। सबसे पहले जर्नल बनाते हैं ट्रांजैक्शन अगर हो जाए, फिर वहां से क्या बनता है? लेजर्स, फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये शेयर होल्डर्स के लिए स्टेटमेंट्स नहीं है, ये हम अकाउंटेंट्स की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। इन अदर वर्ड्स ये लेजर्स हैं जो हम बना रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते। तो हम अकाउंटेंट से रिक्वायर्ड है कि इन लेजर्स की फिगर्स को शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाया जाए। अगर हम ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौन सी स्टेटमेंट बन जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन जाएगी। फिर इसका फॉर्मेट क्या है वो भी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले हम इस तरह करते हैं, जो 4 लेजर्स मैंने आपके सामने भी बोले हैं, इक्विटी के 4 कंपोनेंट्स के लेजर्स, वो जरा अगर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें तो उसमें क्या क्या आता है, जरा पहले बनवा देंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम कब आता है? जब शेयर जो है वो पार वैल्यू से ज्यादा पेश हो जाए। डिस्काउंट भी आ सकती है, उसकी बात बाद में कर लेते हैं। और इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिवैल्यूएशन सरप्लस आप लोग करनी बाद में बना लीजिएगा, पहले जरा मेरे साथ सोच लेना। शेयर कैपिटल से शुरू कर लेते हैं। ब्रॉट डाउन शेयर कैपिटल अगर होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, फिगर्स जो भी होंगे। फिर अगर फर्दर शेयर्स इशू हो जाए कैश के अगेंस्ट, क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्रीज बस ज़हन में लाना। कैश डेबिट होगा, शेयर कैपिटल के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर कोई बोनस शेयर्स होंगे तो बोनस शेयर्स की एंट्री अब याद रखनी है, पेज नंबर 62 दोबारा देख लेना।
उसकी पोस्टिंग कैसे करूँ? डिविडेंड का रेफरेंस आ जाएगा, शेयर कैपिटल में फिगर वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि इंशाल्लाह लिख लेंगे अभी, और इसके अलावा कुछ नहीं आपको पता, फिर बाकी जो चीजें वो बाद में डिस्कस करूंगा। मैंने सिर्फ 3 चीजें लिखी हैं फिलहाल। ब्रॉट डाउन, कैश मींस इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, बोनस शेयर्स होंगे ऑब्वियसली वो भी आएंगे, और देन फिर क्लोजिंग बैलेंस है। सिमिलरली प्रीमियम की तरफ अगर आ जाए तो प्रीमियम का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, पेज नंबर 59 पे जाएगा। सेकंड सिनेरियो में अगर कैश ज्यादा आ जाए 27 लाख तो उसकी एंट्री बोला मेरा 27 लाख, कैश का बैंक डेबिट 27 लाख है, शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों क्रेडिट है, तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट बैलेंस है, बस नॉमिनल वैल्यू से जितने एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उस अकाउंट में चले जाएंगे। तो अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस होगा तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू किए थे, अब यही 59 पेज वाली एंट्री सामने रखें, तो 1 मिलियन जो है शेयर कैपिटल के लेजर में जाएगा, और 17 लाख जो है वो फिर शेयर प्रीमियम के लेजर में चला जाएगा। दोनों के अगेंस्ट मैंने रेफरेंस क्या लिखा, कैश या बैंक, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है, ये प्रीमियम कब अराइज होगा, जब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स आपने इशू किए होंगे, और शेयर प्रीमियम का फिर एक अलग लेजर बन जाए। बाकी चीजें इंशाल्लाह साथ और डिस्कस कर लेंगे। और फिलहाल ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ब्रॉट डाउन हो सकता है, इश्यू ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट प्रीमियम आ सकता है, और देन फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स में इसका आपको काफी कुछ पता है, तो इसको जरा कंप्रिहेंसिवली बात कर लेते हैं, बार बार कल भी बात हुई है। ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं सर, आगे चले तरतीब रखना जरा थोड़ी। प्रॉफिट अगर होगा तो ओपनिंग बैलेंस में प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अगर टैक्स है तो कौन सा प्रॉफिट होगा, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, फिर आफ्टर टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई डिविडेंड होगा तो डेबिट साइड पे होगा, ऐसे ही है सर। हाँ जी, सरप्लस अगर ट्रांसफर हो तो एंट्री बोला, इवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ऑब्वियसली सरप्लस के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे होगी, हम इसका रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना रहे हैं, सोचते हैं कि सिर्फ क्रेडिट साइड पे रेफरेंस आ जाएगा, इवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, देन ठीक है, चलो बाकी बातें फिर क्लोजिंग बैलेंस। सरप्लस का लेजर बनवा दें जितना आपको आइडिया है। ब्रॉट डाउन सरप्लस हो सकता है अगर कोई एसेट फर्दर रिवैल्यू हो और सरप्लस आ जाए। नहीं, एंट्रीज बोले आप, एंट्रीज एसेट डेबिट होकर सरप्लस क्रेडिट हो जाए। लेकिन कभी ऐसे हो सकता है कि सरप्लस पड़ा हो और लॉस आ जाए, फिर क्या एंट्री होती है, अप टू द एक्सटेंड ऑफ सरप्लस, फिर एंट्री हो जाएगी सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट। और अगर लॉस ज्यादा है तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, वो अलग हेड बनेगा प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, ये क्या एंट्री बनाई मैंने डेबिट साइड पे देख के बताया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट। ये कब होगा, अगर सरप्लस पड़ा था और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन भी उसी एसेट का लॉस आ गया। और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ सरप्लस में जो एंट्री इधर लिखी है उसी का सेकंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये जो इन लेजर्स में डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इसी डेबिट क्रेडिट को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाए। तो ये लेजर्स आप बना लें ताकि अगर थोड़ा सा और भी रिफ्रेश हो जाए। ड्राइंग सब बहस खत्म हो गई, डिस्काउंट का फिर लेजर अलग हो जाएगा, अगर प्रीमियम नहीं था वो भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन उसका फिर एक डेबिट बैलेंस होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेक प्लीज, लेजर्स याद आ गया आप लोगों को?
जी सर, नोटेड। अब ये लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकते हैं वैसे? शेयर कैपिटल का लेजर कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स, नहीं वो रेफरेंस की बजाय स्टैंडर्ड बन जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर और कुछ नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस। रिटेन्ड अर्निंग्स का कैसे बन जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म में? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर माइनस डिविडेंड। तो इन्हीं फिगर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उतने कॉलम होंगे जितने आपके क्वेश्चन में इक्विटी से रिलेटेड हेड्स होंगे। तो कितने हेड्स का आपको पता है, और अगर डेफिनेटली एक से ज्यादा होगा तो फिर एक एंड में टोटल का कॉलम भी होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन में ये 4 ही हो, जितने इक्विटी के हेड्स हमें क्वेश्चन में मिलेंगे उतने कॉलम्स बन जाएंगे, और अगर एक से ज्यादा हेड्स मिलेंगे तो एंड में फिर एक टोटल का कॉलम बनेगा। अब हम इस तरह करते हैं, जरा क्वेश्चन का डाटा जरा साफ रख लेते हैं, फिर उसकी बेस पे मैं स्टेटमेंट बनाना सिखाता हूँ। पेज नंबर 63 पे आ रहा है, और काइंडली ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही जो हमें लेजर्स एंट्रीज का पता है उन्हीं को बस हमने जरा तरतीब में लिखना। तो आज जरा एक SCCL के नाम से क्वेश्चन नंबर 1। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है? सर जी आने दे सर, जाने दो सब, फिर लेजर अलग बन जाएगा, डिस्काउंट का लेजर बनेगा नहीं यार, क्या हो गया है यार। SCCL, a company listed on Pakistan Stock Exchange। ये कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, लिस्टेड। क्या मीनिंग है इसका? ऐसी कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो सकते हैं, सारी कंपनीज के नहीं होते। तो जिनके नहीं हो सकते वो अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं, और जिनके हो सकते हैं वो लिस्टेड होते हैं। बस सिंपल इज दैट, इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज शेयर होल्डर्स कर सकते हैं वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। तो SCCL company listed in Pakistan Stock Exchange is in the process of finalization of its accounts for the year ended 31st December 2012. The following information is available. Number 1, shareholders equity as at 31st December 12 आपने ज़हन में रखना है, जो सेकंड लाइन में है। ईयर एंड हमारा इस वक्त 31st December 12 है। shareholders equity as at 31st December 11 and 10 consists of 31st December 11 को अगर हम सोचें तो ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे, लास्ट ईयर के क्लोजिंग है ये। और अगर 10 के एंगल से सोचें तो ये पिछले साल की क्लोजिंग है, 11 से भी पिछला साल है। हमारा कौन सा साल एंड हो रहा है? 12। 11 के क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग हो जाएंगे, और अगर 11 के एंगल से सोचें तो 10 के क्लोजिंग 11 में ओपनिंग बनेंगे, डेफिनेटली 12 में ओपनिंग नहीं बनेगा। 12 के लिए ओपनिंग कौन से होंगे? 11 के क्लोजिंग 12 में ओपनिंग बनेगी। तो किस किस चीज की इंफॉर्मेशन है? रुपीज इन मिलियंस है, मिलियंस में वर्किंग करेंगे। 11-10 की फिगर्स हैं। शेयर कैपिटल के साथ ब्रैकेट में ₹10 ईच लिखा हुआ है। तो ये शेयर कैपिटल के साथ अगर कोई आपको रुपीस का बताया हो तो ये नॉमिनल वैल्यू बताई होती है, ये लिखने इसका काम है। नॉमिनल वैल्यू के लिए और क्या क्या वर्ड? फार वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा इस क्वेश्चन में अगर कहीं 10 रुपए से ज्यादा पे शेयर इशू हुआ, नहीं 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 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू है। 10 रुपए से अगर ज्यादा पे इशू हुए हैं तो जितने ज्यादा पे इशू होंगे वो प्रीमियम होगा। अगर 10 से कम पे इशू है तो जितने कम पे इशू है वो डिस्काउंट। और अगर 10 वाला शेयर 10 पे इशू है तो ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट। प्रीमियम का कैसे पता चलेगा? अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे इशू है तो डिफरेंस इज प्रीमियम, जितना एक्स्ट्रा। और अगर कम पे इशू है तो जितने कम पे इशू है वो डिस्काउंट। तो 10 को बेस बनाना हमने, विच इज नॉमिनल वैल्यू। देन इसके बाद एक वर्ड आ गया अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। ये मेरा पहला वर्ड आया था, नहीं आया था, वहां वर्ड और था, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के लिए वर्ड होता है। अनअप्रोप्रिएटेड मींस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स के वर्ड्स के साथ याद रखें। हाँ जी, ये कुछ इंटरचेंजेबल वर्ड यूज हो जाते हैं, तो पुराने नए वर्ड्स हैं, उनको जरा अंडरस्टैंड बस आपने कर लेना। डेफिनेटली हम रिटेन्ड अर्निंग्स ही वर्ड यूज कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट वर्ड यूज करे तो आपको पता चलना चाहिए किसकी बात हो रही है।
रिटेन्ड अर्निंग्स। तो 11 और 10 के क्लोजिंग बैलेंसेस हमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स के मिल गए हैं। आगे चलते रहे, डिफरेंट इनका क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देन इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, 11 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। 10, 11, 12 वाले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। नंबर 3 में आ जाए। फिर कोई कैश डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिक्लेयर हुआ, पे हुआ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। अब ये कल काफी बहस हुई है इस पे, तो ये बहुत जरा ध्यान से दोबारा मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। एक टेबल सा बना हुआ है, उसके स्टार्ट पे हेडिंग है कैश डिविडेंड, फिर अगली हेडिंग है बोनस शेयर्स, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है पहली लाइन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। उसके आगे अगर ऐसा ऐसा चले तो कैश डिविडेंड में फिर 2 सब कॉलम्स बने, एक इंटरम बना हुआ है, एक फाइनल है, फिर बोनस में भी इंटरम फाइनल है। तो कैश डिविडेंड बोनस शेयर्स इंटरम डेट पे भी हो सकते हैं और फाइनल डेट पे भी हो सकते हैं। 31 दिसंबर 2010 के एंगल से अगर स्टेट रो में पढ़ा तो 10% इंटरम डिविडेंड किस साल का है? 2010 का। और फाइनल भी किस साल का है? 2010 का ही है, 20% आगे आगे आगे, वो बोनस शेयर है। कैश डिविडेंड में फाइनल नहीं है और बोनस शेयर्स में इंटरम नहीं, इंटरम नहीं। इसी तरह 11 के डिविडेंड्स भी दिए हुए हैं, इंटरम भी हैं, फाइनल भी हैं, कैश भी है, बोनस भी है। और सिमिलरली 2012 के डिविडेंड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, परसेंटेजेस में दिए हुए हैं। एक जरा आप सेंटेंस रिवाइज कर लें, पेज नंबर 62 पे रहना। अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो, जरा ढूंढ ले, जरा पहला पैराग्राफ जो पढ़ा था समरी में, पहला पैराग्राफ। अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो तो फिर आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उस दिन की शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू से जिस दिन ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो। वो इंशाल्लाह फिर मैं बताता हूँ कैसे। तो अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने इस परसेंटेज को शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। देन वापस आए टेबल में। टेबल के अंदर जहां इंटरम वर्ड्स लिखे हुए हैं दोनों तरफ, कैश बोनस में, उसके साथ एक स्टार बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे एक स्टार छोटा सा बना हुआ है। उस स्टार को नीचे टेबल के एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बोल्ड से एक लाइन लिखी हुई है। इंटरम डिविडेंड या बोनस जो है वो डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अंडरलाइन कर लेना, हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर 31 दिसंबर पे हमारा ईयर एंड हो रहा है तो ये सेमी एनुअल बेसिस पे शायद डिक्लेयर किया जा रहा है, तो हाफ ईयर का मतलब 30 जून अराउंड। अगर हमारा 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है तो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कब बनी होंगी? 30 जून पे बनी होंगी। तो यहाँ वो ये बता रहा है कि जो इंटरम डिविडेंड है वो हाफ ईयरली बेसिस पे डिक्लेयर हुए हैं। क्या हमें इंटरम डिविडेंड का पता चल गया कि वो कब डिक्लेयर हुआ है? वो कब डिक्लेयर हुआ है? हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब अनाउंस हुए उस वक्त डिक्लेयर किया गया। बाकी इसका क्या भी मीनिंग है, कैसे इसे करना है, पॉइंट नंबर 4 भी पढ़ना। देन लिखा हुआ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स वर इशू ऑन, राइट शेयर्स का वर्ड अंडरलाइन करके सेंटेंस पढ़ना। राइट शेयर्स वैसे होते क्या है? शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। बोनस शेयर विदाउट कंसिडरेशन है और राइट शेयर जो है विद कंसिडरेशन है, कैश आता है। तो राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 30 नवंबर 2012 in the ratio of, अंडरलाइन करना, 4 राइट शेयर्स for every 5 shares। मीन्स टू से जिसके पास 5 शेयर्स होंगे पहले उसको 4 शेयर्स और मिलेंगे। तो एक फ्रैक्शन दी हुई है, जिसके पास 5 है उसको कितने मिल रहे हैं, और अगर किसी के पास 10 है तो 4 के बदले 5 है या 5 के बदले 4 है। जिसके पास 5 है उसको 4 मिल रहा है। तो एक परसेंटेज भी बन सकती है वैसे, लेकिन परसेंटेज की बजाय वैसे फ्रैक्शन में कर रहा है। अगर किसी के पास 10 शेयर्स है तो फिर 8 हो जाएंगे। अगर किसी के पास 100 शेयर्स है, अगर किसी के पास 50 शेयर्स है तो 40 मिलेंगे। 4 5, 5 के बदले 4 मिल रहे हैं। अगर 10 होंगे 8 कैसे? मैंने 5 डबल किए, आपने 4 डबल कर दिए, ऐसे ही हुआ ना। अगर 100 होंगे तो मैंने 10 के साथ एक 0 लगाया है, आप भी 8 के साथ 0 लगा देंगे। कैलकुलेटर पकड़ना ये सिर्फ में 4/5 है, तो 4 डिवाइड बाय 5
इंटू 100 करें, 80% है, 80% राइट शेयर है। कैसे 80% में बना? 4 डिवाइड बाई 5, जिसके बाद 5 है, बेस 5 है, 5 शेयर है, उसको 4 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब किसी के पास अगर 1000 शेयर है 800 मिलेंगे, किसी के पास 500 शेयर है 400 मिलेंगे। वो तो कहता है 5 पे 4 मिलने, हम किधर पहुंच गए, हर 5 पे 4 मिलने, तो जिसके पास फिर जितने अकॉर्डिंगली होंगे 80% फ्रैक्शन, 80% परसेंटेज सेम रहनी चाहिए। ठीक है, चले बहरहाल अभी अंडरलाइन करना, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटेंस दोबारा शुरू करें, वो कहता है राइट शेयर्स इशूड ऑन 30th November 12 in the ratio of 4 right shares for every 5 shares held by the shareholders of the company. Next वो कहता है right shares were made, right issue was made at ₹18 per share. अब ऊपर जाए जहां शेयर कैपिटल के साथ 10 मिला था, अब 10 क्या था, नॉमिनल वैल्यू। ये राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर्स पे पैसे मिलते हैं, तो 18 रुपए पे एक शेयर इशू हो रहा है, तो 18 रुपए प्रीमियम हो गया, 8 रुपए या 18 रुपए, जितने नॉमिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो प्रीमियम होंगे। तो 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू थी, मिलेंगे 18 रुपए, लेकिन उन 18 रुपए का एक ब्रेकअप होगा, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू और 8 रुपए पर शेयर प्रीमियम हो गया। ठीक है, बाकी फिर अभी एंट्रीज वगैरह करते हैं, लेकिन आप रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं। हमने करना ये है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। हाँ जी, कैसे बननी है, शुरू करें, रजिस्टर करो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 27 of April. Just like any other component of financial statements, just like any other component of financial statements, हमेशा अगर आप चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं तो बिजनेस का पहले नाम ढूंढना, तो फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। एब्रीविएशन में दिया हुआ है SECL, बनाने क्या लगे हम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। किस साल की बनाने लगे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। देन यहाँ तक हेडिंग्स लिख के एक रुपीज इन थाउजेंड्स में ये वर्किंग होनी है वो भी लिखें, सॉरी रुपीज इन मिलियंस, सॉरी। यहाँ से ऑनवर्ड्स, बल्कि शायद रिवैल्यूएशन में भी बात हो रही थी, क्वेश्चन में अगर डाटा मिलियंस में है तो मिलियंस में करें, थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में करें, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक चलें। बस हेडिंग लिख के काइंडली अपने रुकना है। नई चीज आप लोगों के लिए है, जरा थोड़ा सा पहले इसका मेरे साथ फॉर्मेट और इसका सीक्वेंस जरा सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो सर जी के स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का क्वेश्चन कर रहे हो, आप रेडी हैं सर? तो आपने अपने क्वेश्चन देख के ये डिसीजन लेना है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होंगे। तो क्वेश्चन का नहीं गौर से देखें और इक्विटी के हेड जहन में रखें, और इक्विटी के हेड जहन में रख के बताएं आपके इस क्वेश्चन में कौन कौन से हेड्स अवेलेबल है। एक तो शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, एक शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है, बल्कि शेयर प्रीमियम कहाँ नजर आ रहा है, ओपनिंग में तो नहीं है नीचे, लेकिन पॉइंट नंबर 4 में लग रहा है कि शेयर प्रीमियम अराइज हो जाना है, और रिटेन अर्निंग भी ऊपर नजर आ गई है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का डाटा गौर से देखें तो ऐसा कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस की बहस नहीं है, तो डेफिनेटली जो हेड नहीं है उसका फिर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन में 3 कॉलम्स हो जाएंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम का भी ओपनिंग नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में देख लेना, कोई ओपनिंग नहीं बताया उसने, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 4 में जाके पता चला कि शेयर प्रीमियम आ रहा है, तो शेयर कैपिटल का एक कॉलम हो गया, सेकंड वन शेयर प्रीमियम का हो गया, थर्ड फिर रिटेन अर्निंग्स का हो जाएगा, और क्योंकि कॉलम में एक से ज्यादा है तो फाइनली टोटल का कॉलम होता है। तो लेफ्ट साइड पे आपने जरा स्पेस रखनी है, उसी तरह जिस तरह स्केड्यूल में होती थी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग वगैरह, ये हमने वर्ड्स लिखने हैं, तो लेफ्ट साइड पे जरा स्पेस रखनी है। लेट मी कंप्लीट जरा नरेशन जरा लिखनी है, ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस एज ऑन,
तो थोड़ी सी जरा स्पेस रख के उसी तरह जिस तरह स्केड्यूल में रखते थे। देन 3 कॉलम आपने बनाने। सबसे पहला बन गया, बोल दो जरा नाम बोल दो, शेयर कैपिटल। सेकंड वन शेयर प्रीमियम। नहीं, इसका जरा तरतीब ही थोड़ी सी रखना, वैसे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली दो चीजें कम से कम सीक्वेंस में, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। और टोटल का कॉलम डेफिनेटली तभी बनाएं अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हो जाए। तो हमारे इस केस में 3 है, तो एक टोटल का कॉलम बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे काइंडली जरा स्पेस रखनी है आपने, उसमें हमने बैलेंस एज ऑन जरा थोड़ी सी नरेशंस लिखने के लिए जगह रखी है, उतनी तकरीबन जितनी आप वो स्केड्यूल में रखते थे। स्केड्यूल बनाया सर कभी? कौन सा सर? कौन सा? वही 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 जो बहुत अरसे पहले बनाया था, कल रिवाइज किया यार। किसने? आपने यार। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? नहीं, इस तरह तो अलग। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कितने कॉलम होंगे? जितने आपके क्वेश्चन में इक्विटी के हेड्स हैं, ठीक है? सारी बहस इक्विटी की है। ओके जी, प्लीज बन गया। ये रेडी? देन सर अब हमारे क्वेश्चन में ईयर एंड है 31 दिसंबर 12, नीचे रिक्वायरमेंट में देखें जाए, रिक्वायरमेंट सवाल साथ रखिएगा, 31 दिसंबर 12 ऐसे ही, विच डेफिनेटली मींस अब इन लेजर इन कॉलम्स में हमने ओपनिंग से क्लोजिंग तक फिगर्स लिखनी है, ओपनिंग से क्लोजिंग। अगर हम 31 दिसंबर 12 के एंगल से सोचें तो हमें 1 जनवरी 12 से लेके 1 जनवरी 12 से लेके 31 दिसंबर 12 तक वर्किंग करनी है। लेकिन इन क्वेश्चंस में गौर से वर्ड सुनिएगा मेरा जरा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के इन क्वेश्चंस में अगर आपको कंपैरेटिव ईयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, कंपैरेटिव ईयर कौन सा होता है? अगर हम 12 में हैं और कंपैरेटिव ईयर 11 की इंफॉर्मेशन भी है और क्वेश्चन में चाहे कंपैरेटिव नहीं भी रिक्वायर्ड, तो इवन देन आपने 1 साल की इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव के तौर पे प्रेजेंट करनी है। जब मैंने सेंटेंस बोला है, जरा पेज नंबर 63 के एंड में जाएं, एक आखिरी लाइन पढ़ें, आखिरी, इन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, even if the question is silent, prepare 1 year comparative figures if there is information। क्या मतलब हुआ? अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एंगल से ये बात हो रही है, अगर कंपैरेटिव की इंफॉर्मेशन है पिछले साल की, तो क्वेश्चन में चाहे स्पेसिफिकली नहीं भी क्या हुआ कंपैरेटिव बनाना, आपने कंपैरेटिव बनाने हैं। मसलन रिक्वायरमेंट देखेंगे अगर आप, तो वहां सिंपली लिखा हुआ 31 दिसंबर 2012, लेकिन क्योंकि अगर डाटा ऊपर देखें आप 11 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो पिछला 1 साल भी कंपैरेटिव के तौर पर बनना, याद रहेगा सर? इट मींस हमें 11 के एंगल से भी बनानी है और 12 के एंगल से बनानी है। कंपैरेटिव वर्ड सुना कभी आप लोगों ने? करंट ईयर पिछला ईयर, फॉर एग्जांपल अगर हम 2022 में हैं तो 2021 की बात हो रही है, कंपैरेटिव 2020 में है 2019 की बात हो रही है, 12 में है तो 11 की बात है, और अगर 11 में है तो उसी की बात, पिछला एक साल। अब कंपैरेटिव अगर आपने बनाना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अब 31 दिसंबर 12 हमारा ईयर एंड है, 1 जनवरी 2012 हमारे इस ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन कंपैरेटिव ईयर कब स्टार्ट हो रहा होगा? 1 जनवरी 11। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कंपैरेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि आप कंपैरेटिव ईयर से ही शुरू कर देंगे। मींस टू से, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मैं सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करूंगा, अभी आपने लिखेगा 1 जनवरी 2011 से शुरू करूंगा, फिर यहाँ तक आऊंगा, फॉर एग्जांपल लिखते लिखते तो 31 दिसंबर 2011 तक पहले कंप्लीट करूंगा, फिर ये 11 के जो क्लोजिंग होंगे
क्या 12 की ऑटोमेटिकली ओपनिंग बन जाएंगे? और फिर इस क्लोजिंग ओपनिंग बना के, इस क्लोजिंग की बेस पे ओपनिंग, और फिर मैंने फाइनली एंड करना है 31 दिसंबर 2012। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कंपैरेटिव बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले कंपैरेटिव है और फिर बाद में क्रेडिट। तो हमारी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी 1 जनवरी 2011। फिर पहले 11 वाला साल कंप्लीट करेंगे जो उस 11 वाले साल में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और फिर वहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर 12 की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देंगे। इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2011। अब बैलेंस एज ऑन वर्ड मैंने लिखे, डेफिनेटली मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस लिख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2011 लिख रहा हूँ, लेकिन वर्ड काइंडली क्या लिख रहे हैं आप, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 11। हमारा ईयर एंड तो 12 है, मैं 11 से क्यों शुरू कर रहा हूँ? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं 11 की पहले वर्किंग करूंगा और फिर इंशाल्लाह आप मुझे 12 की वर्किंग करवा करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। ढूंढने की फिगर्स 1 जनवरी 11 की कोई फिगर्स है? ढूंढने यार 10340 यार, जाने दो। 10340 के 11 का क्लोजिंग है, ये 11 का क्लोजिंग है, डेफिनेटली 12 का ओपनिंग बनेगा। 10 के क्लोजिंग कितने? तो 10 का क्लोजिंग 11 के स्टार्ट पे ओपनिंग बने, तो कौन सी फिगर जिस वक्त हमसे रेलिवेंट है? 7833 एंड 4508। 7833 कहाँ लिखवाएंगे आप मुझे? लिखें, मिलियंस में फिगर है, मिलियंस में वर्किंग कर रहे हैं। 7833 आ गया शेयर कैपिटल के कॉलम में। शेयर प्रीमियम का बैलेंस ढूंढे उस दिन, शेयर कैपिटल का बैलेंस उस दिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डैश लगा दें। रिटेन अर्निंग्स की फिगर है उस दिन 4508। कैलकुलेटर पकड़े, टोटल 7 करना। तो प्लीज 10 के क्लोजिंग 11 के स्टार्ट पे मैंने ओपनिंग लिख ली है 1 2 3 4 1 2 3 4 1। एनी कंफ्यूजन? बस एक क्वेश्चन मेरे साथ होना चाहिए, उसके बाद एक फिगर्स रिपीट होनी है, डाटा खुद ही ढूंढना है अपना। जी इकट्ठे जी। देन काइंडली यहां तक लिखकर दबा क्वेश्चन में। अब इस वक्त क्वेश्चन करते हुए हमने 2011 की फिगर्स ढूंढनी है, ऐसे ही सर। 11 की अगर कोई सॉरी 12 की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो फिलहाल हमसे रेलिवेंट नहीं है, वो 12 की बाद में बात करें। अब 11 ज़हन में रख के आपने मेरे साथ फिगर्स ढूंढनी है, और फिगर्स ढूंढने का भी बेटा एक तरीका जरा सुनो। हम लेजर्स को सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे ही। तो ब्रॉड डाउन से हमने शुरू कर दिया। अब जहां तक हो सके क्वेश्चन गौर से देखे हमने, इसको जरा सीक्वेंस मींस डेट वाइज भी जरा अरेंज करना है, मतलब रैंडमली ये डाटा नहीं लिखना है। मसलन पॉइंट नंबर 2 देखा, पॉइंट नंबर 2 में प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन साल के शुरू में ये प्रॉफिट्स नहीं हो जाएंगे, ये साल के एंड तक शायद प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे। वैसे 2011 का प्रॉफिट ढूंढे है कितना? ढूंढे रिस्पेक्टिवली 4944 है ना। तो फॉरेन ओपनिंग के बाद एसेट प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट ईयर एंड पे कमाया गया होगा। तो मतलब मेरी इस बात का ये है कि जहां तक हो सके क्वेश्चन पढ़ के हमने डेट्स का सीक्वेंस अरेंज करना है। मतलब मेरी इस बात का ये बन रहा है, जरा स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 में, एक मिनट जरा पहले मेरी बात जरा पूरी होने दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में कुछ डिविडेंड्स है, ऐसे ही है सर। 2011 में, एक मिनट आए जरा, 2011 में कोई इंटरम डिविडेंड है? 2011 में कोई इंटरम डिविडेंड है? और सची वो तो नहीं है, लेकिन वो तो है ना यार, ढूंढे तो सही, वो वाला तो नहीं है, आगे तो है, आगे भी तो इंटरम है। इंटरम कौन कौन से हैं सर? कैश भी है, बोनस भी है,
कौन सा इंटरम नहीं है कौन सा है, ये तो ना करें यार, क्या मेरे सवाल में है आपके नहीं है? इंटरम है, हाँ कैश वाला नहीं है, बोनस वाला है। अब इंटरम के एंगल से आपने नीचे एक सेंटेंस भी पढ़ा, एक बोल्ड सेंटेंस, ये इंटरम्स कब डिक्लेयर हुए हैं? हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। इट मींस अगर 11 का कोई इंटरम है तो ये 30th जून 7 अराउंड डिक्लेयर हुआ होगा। तो पहले ये डिविडेंड या पहले प्रॉफिट? पहले ये डिविडेंड। फिर लास्ट पैराग्राफ में अंदर क्या डेट लिखी हुई है यहाँ? 30 नवंबर 12। ये जो राइट साइड है, डिफरेंट, ये 11 में नहीं है, लेकिन 12 के अगर एंगल से सोचें तो ये भी एक महीना पहले की बात है, नवंबर के एंड में। तो ये भी ईयर एंड से एक महीना पहले राइट शेयर्स है। तो पहले फिर राइट शेयर्स की वर्किंग होनी चाहिए 12 में जाके, और देन प्रॉफिटेबिलिटी की वर्किंग होनी चाहिए। तो पूरी बात अब मेरी ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके क्वेश्चन के मुताबिक हम सीक्वेंस ऑफ डेट्स अरेंज कर सकें। तो इसमें अगर हम इस तरह से देखें तो फिर डिविडेंड्स भी हैं, राइट शेयर्स भी हो सकते हैं जो डेफिनेटली इस साल नहीं है अगले साल में है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करके जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमने इसे ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक आते आते डेट्स के सीक्वेंस के मुताबिक अरेंज करना है। एक आखिरी चीज जरा सुने, पॉइंट नंबर 3 में है एक फाइनल डिविडेंड भी है। हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत सर। अब फाइनल डिविडेंड जो है ये कब डिक्लेयर हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये लेफ्ट साइड का सेंटेंस पढ़िएगा गौर से, ये लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये इन सालों के हैं या इन डेट्स पे डिक्लेयर हुआ है? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखा हुआ है। डेफिनेटली ये पहला वाला डिविडेंड 10 का है, फिर 10 के बाद 11 के हैं, फिर 12 के हैं। ये 10 11 12 के तो हैं, इंटरम के लिए उसने बता दिए कि वो मिडिल ऑफ द ईयर पे जाके डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन फाइनल के लिए उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ये 10 वाले डिविडेंड्स कब डिक्लेयर हुए। ये 10 वाले डिविडेंड्स हैं फॉर द ईयर एंडेड, ये 10 में डिक्लेयर हुए। हमें डेट्स बता सकता था ना, लेकिन उसने क्या किया, फॉर द ईयर एंडेड लिखा। ये फॉर द ईयर एंडेड 2010 के हैं, 11 के हैं, 12 के हैं। इंटरम के लिए तो उसने स्टार लगा के बता दी मिडिल ऑफ द ईयर डिक्लेयर हो रहे हैं नीचे, लेकिन फाइनल के लिए वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं बता रहा। ये तो बता रहा है कि 10 में, फॉर एग्जांपल 10 में आएगा, 10 में का फाइनल है वो यार, क्या खुदा का नाम है, तो फाइनल है खुदा के लिए, क्या हम सबके पास सेम सवाल है? क्या 10 में का फाइनल है? हाँ वो नहीं है, वो है, वो नहीं है लेकिन वो तो है। तो फाइनल बोनस शेयर्स 10% है या 20% है? 20%। ये किस साल के फाइनल बोनस शेयर्स हैं? 10 के। 10 में डिक्लेयर हुए हैं, बताया नहीं, बताया नहीं, नहीं सही बात ये बताया नहीं। लेकिन वापस आए जरा इसी लाइन में 10 वाली में, ये 10% भी एक है इंटरम, ये किस साल का इंटरम है? 10 का। ये 10 वाला इंटरम कब डिक्लेयर हुआ है? ये बताया उसने 10 वाले साल के मिड में हुआ होगा। तो ये तो 10 वाला 10 में ही डिक्लेयर हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ। लेकिन जो आगे 20% है फाइनल वाला, ये किस साल का है ये तो पता है 10 का, लेकिन किस साल में डिक्लेयर हुआ है ये पता नहीं है। तो अगर ये पता ना हो तो आपको पता है फिर क्या अज्यूम होता है? पेज नंबर इसी के ऊपर, जिस पेज पे 63 पे आप है, ऊपर जाए जरा। फाइनल की अगर डेट ना हो तो कब अज्यूम होता है? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ऐसे ही। और अगर इंटरम की डेट ना हो तो जिस साल का उसी साल डिक्लेयर होगा। लेकिन क्वेश्चन में इंटरम के बारे में तो पता है, फाइनल के बारे में नहीं पता। तो फाइनल के लिए फिर क्या अज्यूम करेंगे? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट का मतलब हो जाएगा कि 10 वाले फिर 11 में, 10 के फाइनल 11 में, 11 के फाइनल 12 में, और 12 के फाइनल 13 में डिक्लेयर हुए। ठीक है यहाँ तक? अब पूरे क्वेश्चन की तरतीब जरा एक सेकंड मेरे से सुनेगा। हमने ओपनिंग लिख लिया 11 का। अब सबसे पहले 11 में 2010 वाला फाइनल आएगा। हिम्मत हिम्मत। सबसे पहले 11 में 2010 वाला फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा, बट सही मेरे। देन उसके बाद इंटरम डिविडेंड 11 वाले डिक्लेयर हुए होंगे मिडिल ऑफ द ईयर में जाकर। और शेयर इश्यूएंस जो लास्ट पैराग्राफ में है वो 12 में, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। फाइनली इसके बाद फिर प्रॉफिट की अमाउंट आ जाए। प्रॉफिट एंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो शायद ईयर एंड पे ही जाके कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले 11 के एंगल से जरा रिपीट करने में साथ, सबसे पहले 11 में 10 वाला फाइनल,
फिर उसके बाद 11 के इंटर्न्स, और देन इसके बाद 11 का प्रॉफिट। फिर अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, वरना फिर 11 का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 12 पे बहस बात नहीं करनी। मैं कहूँ इस सस्पेंस को खत्म करते हैं, कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं। तो जहां तक हो सकेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डेट वाइज सीक्वेंस में अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। कर लेंगे सर? आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े, आप कर ही दें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं जी। अब मैंने कोशिश की है तकरीबन सब कुछ आपके सामने रख दूं। तो नेक्स्ट आप बताएं क्या करें। हिम्मत 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 हिम्मत। 10 का प्रॉफिट, चलो अच्छा किया हमने बोल दिया, कहीं और भी क्वेश्चन है किसी के जहन में होता है। ये 10 का प्रॉफिट भी तो लिखना है यार, है ना? वो एंड पे 10 का प्रॉफिट एंड पे। ये किस किस साल की वर्किंग हो रही है? 11 और 12। एक फिगर ढूंढे, 4508। 4508 अकाउंटेंट बन के इसको गौर से देखें, डॉक्टर बन के नहीं। 4508 ये किस दिन का क्लोजिंग है? दिन 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 31 दिसंबर 10 का क्लोजिंग है। क्या इस क्लोजिंग में 2010 तक के प्रॉफिट्स होंगे? 10 तक के तो इसमें ऑलरेडी होंगे। इसमें बस अब कौन से होने चाहिए? 11 की ट्रांजेक्शन आनी है, फिर 12 की। तो किस साल तक की ट्रांजेक्शन्स 4508 में शामिल है? अब हमने 11 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने लगा, फाइनल बोनस शेयर्स। देखें जी वर्ड्स, पॉइंट नंबर 3 वाला टेबल साथ रखना है, बस यही चीजें इसमें जो सही तरह तरतीब से फाइनल करना। फाइनल बोनस शेयर्स किस साल वाले? किस साल वाले? 10 वाले क्यों यार, हम तो 11 में। सही बात, पूरी सही बात। फाइनल डिविडेंड ऑफ 10 की डेट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डिक्लेयर हुआ होगा, विच मींस 10 वाला फिर 11 वाले साल में डिक्लेयर हुआ। ठीक है जी। अब वर्किंग कैसे करूं? आ जाए, यहाँ तक पूरा लिखेगा आप, B10 सब कुछ जो भी लिखा जा रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता जगह खत्म हो रही किसी एक लाइन में, तो अगली लाइन आपकी है, ये एक लाइन के अंदर खत्म करना जरूरी नहीं, ये कोई मिशन नहीं है कि सवाल आधे समय खत्म हो जाए। जी सर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड? जी, व्हाट इज द डेट ऑफ, सॉरी, परसेंटेज ऑफ डिक्लेरेशन? अब रुक जाइएगा एक सेकंड, 20% डिविडेंड बोनस शेयर्स की डिक्लेरेशन की परसेंटेज हमें पता चली है, ऐसे ही है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना होता है? जरा वर्ड्स फाइनल करने, जो कल वर्ड्स आए थे उनको जरा एग्जैक्टली अब सामने फाइनल करना। इस रेट ने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होना है, जो उस दिन है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब जरा बोर्ड पे देखें, आपको पता है जब ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो उस वक्त शेयर कैपिटल कितना है? 7803 था, क्या था? 7833, सॉरी 7833 किस वक्त शेयर कैपिटल की अमाउंट है? 1 जनवरी 11। इसके बाद अगर कोई शेयर इशू हुए होते तो डेफिनेटली हमें इंफॉर्मेशन होती। तो अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही शेयर कैपिटल किस दिन भी होगा, जिस दिन नहीं, जिस दिन अब ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ जाके। देखिए एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये 20% बोनस शेयर्स वाला डिविडेंड किस दिन डिक्लेयर हुआ है। मैं कल कुछ डेट्स की बातें कर रहा था, 4 अक्टूबर और वगैरह वगैरह, वो डेट तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि अगर पिछले साल का फाइनल है तो सबसे पहले वही अगले साल में डिक्लेयर हुआ, तो उस वक्त पे शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी अवेलेबल है हमारे पास? तो 7833 मैंने देखा। अच्छा वैसे ये नॉमिनल वैल्यू है, और जवाना हिम्मत करो, 7833 वैसे नॉमिनल वैल्यू है। शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही क्रेडिट होता है। पेज नंबर 59 पे जाएं, चाहे डिस्काउंट आ भी रहा हो और चाहे प्रीमियम आ भी रहा हो, दोबारा फाइनल कर हर वक्त ध्यान में रखें, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही होती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि शेयर कैपिटल ने नॉमिनल वैल्यू पे ही क्रेडिट होना है। अगर प्रीमियम आ भी रहा होगा तो प्रीमियम का अलग हेड बनेगा, और अगर डिस्काउंट आ भी रही होगी तो उसका अलग हेड होगा। तीनों एंट्रीज में प्लीज पेज नंबर 59 पे 3 एंट्रीज लिखी हुई हमने। कहाँ है पेज नंबर 59? कि हमारी बुक में तो नहीं है मेरे भाइयों, सबकी बुक में। हाँ हम उस दिन नहीं थे, उस दिन भी नहीं थे, और उस दिन भी नहीं थे, लेकिन पेज नंबर 59 आपको बहुत इंतजार कर रहा था। तीनों एंट्रीज नीचे जो लिखी हुई है उसमें कॉमन क्या है?
शेयर कैपिटल 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन क्यों है? इट इज द लॉ रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट कि शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही क्रेडिट होना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, 7833 मींस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल which is at the time of declaration of dividend multiplied by कोई 10% नहीं भाईजान, 20% फाइनल डिविडेंड ऑफ 2010 कैलकुलेटर पे भी लिखें और अपना यहाँ पे कंप्लीट करें, फिगर सॉल्व करें जरा। 1567 की अमाउंट फाइंड आउट करके अपने सामने रख लें। सेवन एट डबल थ्री मल्टीप्लाई बाय 20% क्या आंसर आया सर? जिन जिन पेजेस पे प्लीज लेके जा रहा हूँ प्लीज जरूर जाएं, सही तरह फाइनल करें। पेज नंबर 62 पे जाएं, एक टेबल बना हुआ है, राइट साइड की इस वक्त बहस हो रही है, बोनस शेयर्स की एंट्री हो रही है। बोनस शेयर्स की एंट्री देख के बताएं, 1567 जेब में रख के पूरी एंट्री बताएं। डिविडेंड डेबिट 1567, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1567, ये डबल एंट्री बन गई है हमारे जेब में, बन गई सर। आप पेज नंबर 63 के स्टार्टिंग लाइन पढ़ें, पेज नंबर 63 की स्टार्टिंग लाइन। ये जो बोनस शेयर वाला डिविडेंड है ये लेस कहां से होना है? रिटेन्ड अर्निंग से होना है, वो ना हो तो फिर प्रीमियम की तरफ जाना। तो ढूंढने जरा क्या रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब इस फिगर को लिखना कैसे है, गौर से सुनिएगा, एंट्री भी और पोस्टिंग भी देखिएगा। पहले डिविडेंड अब डेबिट होना है, तो डिविडेंड डेबिट होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी। तो 1567 रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में गया, और ब्रैकेट क्यों लगाई है? माइनस हो रही है डिविडेंड डेबिट होने से। सेकंड इफेक्ट क्या है? शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है, किस कॉलम में आ गया? शेयर कैपिटल के कॉलम में। और वहां पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि क्रेडिट होके पढ़ना। तो प्लीज तरीका क्या है, वर्किंग कर लें, फिगर सामने रख लें, डबल एंट्री सोच लें और डेबिट क्रेडिट को पोस्ट कर दें। लिखें टोटल जीरो इसलिए है क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में से लेस हो रही फिगर और शेयर कैपिटल में प्लस हो रही। जब भी कभी इस तरह लिखें डबल एंट्री बोल के लिखें, वरना ऐसे ही लगेगा जैसे पता नहीं को रट्टा हो गया, कहीं नेगेटिव हो रहा है कहीं पॉजिटिव हो रहा है। क्यों नेगेटिव हो गया, क्यों पॉजिटिव हो गया? डिविडेंड डेबिट होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट होने से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? शेयर कैपिटल डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, पेज नंबर 62। मैं तो वो एंट्री पोस्ट की है। अगर हम ये लेजर्स बना रहे होते रिटेन्ड अर्निंग्स का और शेयर कैपिटल का लेजर बना रहे होते तो ये फिगर आती है इसमें, डिविडेंड डेबिट तो सभी आती है सर, किस तरफ आती? डेबिट साइड पे मींस लेस हो रही होती, और शेयर कैपिटल के कॉलम में, शेयर कैपिटल के लेजर में सॉरी। तो अब वो लेजर तो सच नहीं हम बना रहे, लेकिन लेजर्स ही को ज़हन में रख के पोस्टिंग करते हैं। जी सर, सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया? सर जी क्या लिख लिया सर मैंने? 2011 में 2010 का फाइनल डिविडेंड आपने मुझे लिखवा दिया। क्वेश्चन देखें, हुक्म करें आगे क्या करें? हाँ जी 11 का इंटरम। अब 11 के इंटरम ढूंढे यार, 11 के इंटरम 11 में, 11 के 11 में ही यार। हाँ जी इंटरम, ये 11 का इंटरम है क्या? कितना है? वो है कोई नहीं है, डैश लगा हुआ यार। कौन सा इंटरम नहीं है, कौन सा है? वो है वो नहीं है, वो का नाम कैश है, वो का नाम बोनस है। मैंने इस तरह का मजाक मेरी तरफ नहीं देखा आपने। 10% इंटरम बोनस शेयर 2011, ये आइडेंटिफाई करने पड़ने, वरना परसेंटेजेस इधर उधर हो जानी। ये 15% और 10% अगला क्यों छोड़ दिए इस वक्त मैंने? वो अभी बहस में नहीं है, अभी वो बहस में नहीं, इस चीज की बहस होगी, इस पे फोकस करें। तो 10% कौन सा? इंटरम बोनस शेयर्स। आ जाए लिखे इंटरम बोनस शेयर्स। किस साल के? 11। ये आगे आगे नहीं फ्रेंडली, साथ साथ बस 11 तक रुके।
परसेंटेज बताएं। 10% अब परसेंटेज दी हुई है, इस परसेंटेज ने वंस अगेन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन उस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से जो उस दिन थी जिस दिन ये इंटरम बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुए हैं। ये सेंटेंस आप प्लीज पढ़ लें, मेरा ख्याल आपने सही तरह अभी तक नहीं पढ़ा, ये 2-3 दफा पढ़ लें, इसको याद रखना है। पेज नंबर 62 पे जाएगा, पेज नंबर 62 समरी जहां हेडिंग थी उसके नीचे एक पैराग्राफ था, सबसे पहले तो लिखा हुआ था डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स, ये छोड़ दें, इससे आगे क्या लिखा हुआ था। जब डिविडेंड गौर से सुने, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप पढ़ लें, चलो इंग्लिश में मैं उसको ट्रांसलेट कर। अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो तो वो मल्टीप्लाई होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से जो उस दिन होगी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा होगा। आए इसी पैराग्राफ को सामने रखें, अभी रखें इसे सामने और मैं बोर्ड पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्या ये इंटरम बोनस शेयर्स, क्या ये इंटरम बोनस शेयर्स जो अब डिक्लेयर हुए हैं 2010 के फाइनल बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने के बाद हुए हैं? क्या इससे पहले 2010 का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है? यकीनन इस साल के स्टार्ट में शेयर कैपिटल 7833 था, लेकिन क्या जब इंटरम स्टेज आ गई है, मिडिल ऑफ द ईयर आ गया है, तो 1567 भी शेयर कैपिटल में इजाफा हो चुका है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ दिस इंटरम डिविडेंड? 7833 कैलकुलेटर पे लिखें और इसमें 1567 प्लस करके 1 मिनट लॉजिकली सोचें। आंसर से गर्ज नहीं है, आंसर से गर्ज नहीं है। ये क्या किया, प्लस करके क्या हुआ? क्या शेयर कैपिटल बढ़ चुका था इंटरम स्टेज पे आते आते? तो अब इस दिन जिस दिन इंटरम डिविडेंड 10% डिक्लेयर हो रहा है, शेयर कैपिटल 7833 नहीं है, वो था। अब कितना है? 9400 अब इस वक्त। बात समझ आ रही प्लीज? तो अब देर पर ये 10% किससे मल्टीप्लाई करो? 9400 कैसे बनाया आप लोगों ने? 7833 प्लस 1567, जरा वर्किंग लिख लीजिएगा। ये सेंस समझ आ रही? 7833 प्लस 1567 एंड देन डेफिनेटली 9400 बनता मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो प्लीज ये परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई होनी है? शेयर कैपिटल से, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल का कॉलम हेल्प करेगा हमें, लेकिन किस दिन के शेयर कैपिटल से? तो हम तरतीब से इसीलिए चल रहे हैं शायद कि हमें पता चलता रहा है कि अब शेयर कैपिटल कितना हो गया, अब कितना हो गया, एंड सो। एनी कंफ्यूजन? जी 10% मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। ये बड़ा सीक्वेंस सही है, पहले 2010 का फाइनल हो गया, सबसे पहले पिछले साल का फाइनल और उसके बाद फिर इस साल 11 का इंटरम। ठीक है, ये फिगर क्या है? 940। दोबारा ज़हन में रखें, पेज नंबर 62 के एंड पे जरूर जाएं और वंस अगेन बोनस शेयर है, बोनस शेयर की एंट्री बताएं। डिविडेंड डेबिट किस कॉलम में जाऊं? 940। रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर अवेलेबल है, 940 वहां लिखा, और शेयर कैपिटल में क्रेडिट मींस प्लस हो गया, वहां की माइनस हो गया। रिटेन्ड अर्निंग्स डिविडेंड डेबिट होने से कम हो गई, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जी जी, नहीं बेटा, ये कोई इंटरेस्ट की तरह नहीं होता, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है। इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है, जितने महीने गुजरे उसका इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करके करते हैं। डिविडेंड जो है, जितने शेयर होल्डर्स उस दिन होते हैं उन्हें उस परसेंटेज के मुताबिक पूरा डिविडेंड मिलता है। तो इसमें वो 6/12 वगैरह की बहस नहीं। ये रेट जो है ये है ही 6 मंथली रेट। नहीं, ये 30 जून पे जो डिविडेंड है ये उन्हीं 6 महीने का डिविडेंड है, तो ये ऑलरेडी 6 मंथ्स का है। अगर आप इसे 6/12 करेंगे तो ये शायद और आधा हो जाएगा। तो आगे फिर अगर आपके जहन में समय लोन आ रहा है, पहले तो मैं अगर सही कह रहा हूँ, जब लोन का रेट मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ही करते हैं 6/12 4/12। तो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो टाइम बेसिस पे होता है, लेकिन जो डिविडेंड है, डिविडेंड टाइम बेसिस पे नहीं है। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है उस दिन जितने शेयर होल्डर है उनको पूरा डिविडेंड मिलेगा, चाहे उन्होंने एक दिन पहले शेयर खरीदे। तो लोन की तरह टाइम बेसिस पे डिविडेंड नहीं होता, डिक्लेरेशन बेसिस पे डिविडेंड। ठीक है,
तो ये सेमी एनुअली ही डिविडेंड है, इसे फर्दर 6/12 9/12 इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं। इवन अगर ये क्वार्टरली भी होता तो उसकी परसेंटेज एक क्वार्टरली परसेंटेज, ये कंप्लीट करके इकट्ठा नहीं होता। एनी अदर कंफ्यूजन? आने दे जरा प्रॉफिट आने दे। ये जो मैंने 7833 में 91567 प्लस कर दिया है, ये क्लियर हो गया है? क्यों प्लस किया? ताकि किस दिन का शेयर कैपिटल आ जाए, नहीं किस दिन का शेयर कैपिटल आ जाए, उस दिन का जिस दिन इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर, ऐसे किया मैंने। आप एक शेयर होल्डर बने ना जरा, साल के शुरू में 9400 शेयर कैपिटल था, साल के शुरू में, फिर इंटरम डेट आते आते फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है, वो बोनस वाला डिविडेंड था, तो शेयर कैपिटल में कितना इजाफा हो गया? 15 नहीं 1567 और इजाफा हो गया, टोटल कितना हो गया हुआ? 9400। अब जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो 9400 की बेस पे डिविडेंड, ठीक है? चले जी, हम 11 में है, ढूंढे जी 11 में कुछ और। पॉइंट नंबर 4 जरूर देख लीजिएगा नीचे, वो 11 की ट्रांजैक्शन ही नहीं है, राइट शेयर्स हैं, लेकिन वो 2012 में है, ऐसे ही तो बस प्रॉफिट ही शायद रह गया पॉइंट नंबर 2 में, लेकिन किस साल का प्रॉफिट? 10 का भी तो आएगा ना यार, 10 का क्यों नहीं आएगा? कहाँ आ चुका है? हाँ जी, 11 के ओपनिंग में 10 तक के प्रॉफिट्स आ गए होंगे सारे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 4944 किस कॉलम में लिखूं? इस कॉलम में लिखूं, कैसे लिखूं? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और टोटल के कॉलम में भी ये फिगर एज इट इज चली जाएगी, शेयर कैपिटल के कॉलम में भी फिगर आएगी, बस 4944 रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस होना, और रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस होना, और देयरफॉर एज इट इज टोटल हो जाए। तो किन किन कॉलम्स में कोई इफेक्ट नहीं है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में फिगर आनी थी, और देयरफॉर उसी के कॉलम में आ गई। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 3 में है, पॉइंट नंबर 3 में 2011 के फाइनल डिविडेंड्स भी हैं, 2011 के फाइनल डिविडेंड्स भी लिखवाने हैं, 11 में लिखवाने हैं 12 में, वो क्यों? डेट ऑफ डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 11 वाले 12 में फिर याद करवाने हैं। फिलहाल क्या करें? क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें, ये टोटल मींस क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें। शायद एक सेकंड, सेंटेंस लिख लें जरा, बैलेंस एज ऑन, बल्कि जस्ट एक मिनट ठहरिएगा। ये 4944 बेटा कहां से है? पॉइंट नंबर 2 में प्लीज प्रॉफिट्स दिए हुए 10 11 12 के, तो 11 का प्रॉफिट 4944 मिल गया प्लीज? 4944 पॉइंट नंबर 2 में 2011 का प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली गिवन है जी सर जी। बैलेंस एज ऑन में एक मिनट रुके जरा, ये कौन सा साल एंड हो रहा है अभी? तो क्या वर्ड्स है बैलेंस एज ऑन, क्या डेट लिखूं यहाँ? 31 दिसंबर 2011। सॉल्व करना जी कैलकुलेटर, 31 दिसंबर 2011। हाँ जी, 940 भी शेयर कैपिटल में ऐड हो गया, ये बंद कर देना थोड़ी देर, ये बीच में जी। शेयर कैपिटल का बैलेंस 10340 कर लेंगे सारे, सिंपल टोटल हो रहा है। शेयर प्रीमियम में अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई, एज इट इज डैश आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स 6945, और फाइनली टोटल का भी टोटल कर 17285। प्रॉफिट फॉर द ईयर है, हम 11 में है तो 11 लिख लें साथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 देखिए, डेफिनेटली 11 में 11 वाला ही प्रॉफिट आना है, 12 में 12 वाला आएगा, 10 वाला 10 में आ चुका होगा, तो फॉर द ईयर मीन 2011 लिख लें।
ओके सर। देन अभी कौन सा साल एंड हुआ है? कंपैरेटिव ईयर। कंपैरेटिव ईयर से अब हम आ रहे हैं करंट ईयर में। अब ये किस साल के क्लोजिंग है? 11 के। अब बेटा इसको दोबारा ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही 11 के क्लोजिंग 12 के एंगल से ओपनिंग बन जाए। मीन्स टू से सिंपली अब इन्हीं बैलेंसेस को आपने 12 के क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है, तो अपनी स्टेटमेंट को एक्सटेंड करना है। दोबारा किसी नई हेडिंग की जरूरत नहीं है, यही स्टेटमेंट कंटिन्यू है। कौन सा साल बन गया है? कंपैरेटिव ईयर 11 बन गया हुआ है। इसी क्लोजिंग को अब नेक्स्ट क्लोजिंग के साथ मैच करते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे काइंडली? अच्छा एक सेकंड और देखिए, एक चीज और देखना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में नजर आ जाए तो ताकि परेशान ना हो। ये जो आपने बैलेंस के साथ 31 दिसंबर 2011 डेट लिखी है, अगर इसके साथ मैं इस तरह लिख दूं 1 जनवरी 2012, तो कोई गलत तो नहीं हो जाएगा? 1 जनवरी 2012 क्या मतलब है इसका? क्या होगा? वही क्लोजिंग ओपनिंग बनना है। तो ठीक है, हम क्लोजिंग ही लिख दिया करेंगे, लेकिन अगर कभी ये ओपनिंग डेट भी नजर आ जाए नेक्स्ट ईयर की, तो वो गलत वाली बात नहीं। समझ आ गई बात? आगे बढ़े सर, 12 में आ जाए, और 12 में आपने मैक्सिमम करवाना है जी। वही तरतीब पहले बना लें क्वेश्चन का डाटा देखते हुए। 12 में सबसे पहले क्या जहन में आना चाहिए? डाटा देखें, डाटा 11 के फाइनल, 11 का शायद एक नहीं है, 11 के 2 फाइनल है। 11 का कौन कौन सा फाइनल है? कैश वाला फाइनल भी है और बोनस भी है। तो डेफिनेटली सबसे पहले 12 में 11 के फाइनल आ जाएंगे। आगे चले सर और अरेंज करें सर। देन इसके बाद क्या आना चाहिए? 12 का कोई इंटरम है? 12 का इंटरम है, परसेंटेज बताएं। 5%। 12 के जो फाइनल हैं वो हमसे रेलिवेंट नहीं होंगे, वो 13 में जाने हैं। उसके बाद फिर एक सेकंड, सबसे पहले फाइनल आ गए, फिर इंटरम आ जाएंगे, फिर लास्ट पैराग्राफ में जाए। नवंबर में, नवंबर के एंड पे फिर राइट शेयर्स है, पहले उसकी वर्किंग करेंगे और फिर फाइनली प्रॉफिट ढूंढेंगे पॉइंट नंबर 2। तो आगे शुरू होता। इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू भी आ रहा है, मेरे साथ रहना जरा, बल्कि अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखा जरा आप लोग। पॉइंट नंबर 3 में है, ये जो मेरे फाइनल डिविडेंड्स हैं 11 वाले, ये वर्किंग करवाएं। 11 में फाइनल डिविडेंड्स ढूंढना जरा। कैश भी है 11 में, फाइनल डिविडेंड कैश भी डिक्लेयर हुआ है 11 का, सॉरी 11 का फाइनल कैश डिविडेंड भी है और 11 का फाइनल बोनस डिविडेंड भी है, बोनस शेयर्स भी है। दो फाइनल डिविडेंड्स दोनों डिक्लेयर हुए हैं, कैश भी और बोनस भी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट इश्यू आएगा, पहले वो समझना जरा था, अभी लिखिएगा नहीं प्लीज। पहले बताया मैं फाइनल कैश डिविडेंड लिखूं 2011 वाला, या पहले मैं फाइनल बोनस डिविडेंड लिखूं 2011 वाला। सबको पहले ये क्लियर होना चाहिए, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, कि अब 11 के फाइनल आ रहे हैं 12 में। कौन सा साल की वर्किंग शुरू हो गई हुई? 12 की वर्किंग शुरू हो गई है। फाइनल 11 के डेट ऑफ डिक्लेरेशन ना होने की वजह से 12 में डिक्लेयर हुए होंगे। 11 के फाइनल 12 में इसलिए लिख रहा हूँ कि डिक्लेयर हुए होंगे हमारे पीरियड में। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो रिजॉल्व है। मसला नया ये हुआ है कि सेम डेट पे कैश डिविडेंड भी है और बोनस शेयर्स भी हैं। तो मैं पहले कैश डिविडेंड लिखूं या बोनस शेयर्स लिखूं? मसला असल में क्या है, पेज नंबर 62 के एंड पे दोबारा चलें। कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो एंट्री क्या होती है? कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो कैश डेबिट होता है। फिर तो कंपनी को सारा बिजनेस छोड़ देना चाहिए और सुबह दोपहर शाम डिविडेंड ही डिक्लेयर करना चाहिए, कैश डेबिट होता रहेगा। बेटा ध्यान दे गुस्सा प्लीज, पेज नंबर 62 देख के। अभी ये नई नई एंट्रीज है, कंसंट्रेशन से करना। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और नहीं भाईजान,
कैश डिविडेंड की एंट्री है डिविडेंड डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। एंट्रीज ना भी बदलिएगा, प्लीज यही रखिएगा जो लिखनी है। हाँ, उन्होंने जाना कहाँ है वो एक अलग इशू है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ कैश डिविडेंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड? डिविडेंड डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट पे बस हो गई। अब डिविडेंड अगर डेबिट हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी सर, और पेएबल अगर क्रेडिट हो रहा है तो करंट लायबिलिटीज में फिगर जाएगी। इट मींस एक सेकंड बोर्ड पे देखें, कैश डिविडेंड की अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में फिगर माइनस होगी और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में कहीं नहीं आएगी, वो लायबिलिटीज में जानी है फिगर डिविडेंड पेएबल की, और लायबिलिटीज का स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इक्विटी के हेड्स बन रहे हैं। तो सिर्फ डिविडेंड डेबिट होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी, शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही है सर, यहाँ क्यों पड़ा हुआ शेयर कैपिटल पे इफेक्ट? ये बोनस शेयर की एंट्री है। अब बोनस शेयर्स की एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रॉब्लम ये है असल में कि अगर मैं पहले कैश डिविडेंड लिख दूंगा तो जो भी फिगर आएगी वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में माइनस होगी, और बोनस डिविडेंड की जब मैं वर्किंग करूंगा, बोनस शेयर्स की जब मैं वर्किंग करूंगा तो उस वक्त भी शेयर कैपिटल यही होगा, पहले भी यही होगा जिसकी बेस पे कैश डिविडेंड कैलकुलेट होगा। और अगर कैश डिविडेंड मैंने पहले लिखा तो बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन करते हुए भी वही शेयर कैपिटल होगा 10340। प्लीज ये परसेंटेजेस मल्टीप्लाई किससे होनी है? शेयर कैपिटल से। किस शेयर कैपिटल से? जो उस वक्त है जिस वक्त डिविडेंड डिक्लेयर है। अगर मैंने कैश डिविडेंड लिखा तो कैश डिविडेंड से तो शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और देयरफॉर जब मैं बोनस शेयर्स की वर्किंग करूंगा तो तब भी वही शेयर कैपिटल की अमाउंट होगी जो पहले हो। नहीं समझ आ रही? What is the double entry of cash dividend when it is declared? Dividend debit और शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो शेयर कैपिटल का कॉलम एज इट इज रहेगा, which means ओपनिंग बैलेंस 10340 वाला है वही उस वक्त भी होगा जब बोनस शेयर्स की मैं कैलकुलेशन करूंगा। लेकिन अगर सीक्वेंस उलट हो जाए, अगर मैं इसे उलट लिखूं, पहले अगर बोनस शेयर लिखूं तो डेफिनेटली बोनस शेयर्स की वर्किंग 10340 की बेस पे होगी, ऐसे ही है सर। लेकिन उसकी जब एंट्री लिखूंगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस करूंगा और शेयर कैपिटल में प्लस भी करूंगा। लेट्स अज्यूम, चलें कुछ फिगर वैसे ही अज्यूम कर रहा हूं, कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम 100 फिगर्स को शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा अपने। अब अगर बोनस शेयर्स पहले लिख के फिर कैश डिविडेंड की वर्किंग करूंगा तो अब शेयर कैपिटल 10340 में 100 भी आ जाए। बोनस शेयर्स अगर पहले लिखा होगा तो शेयर कैपिटल बोनस शेयर्स की वजह से बढ़ जाएगा। तो क्या पहले कैश डिविडेंड लिखो या पहले बोनस डिविडेंड लिखो? नहीं, ये मुझे मैं नहीं बताना क्योंकि आपके लिए नई चीज है, सिर्फ आपको ये पता चल गया कि होना क्या है। अगर कैश में डिविडेंड पहले लिखा तो शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट होगा, और एज इट इज बोनस शेयर्स की वर्किंग भी उसी कैपिटल पे हो जाएगी जो 10340 इस केस में। लेकिन अगर मैंने पहले बोनस शेयर्स की वर्किंग कर ली तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, तो फिर आपके जहन में ये आएगा कि अब कैश डिविडेंड की वर्किंग करते हुए मैंने ये बोनस शेयर वाली भी डिविडेंड की फिगर भी लेनी है। तो असल में सिर्फ इशू ये है, गौर से मेरे वर्ड्स सुने, अगर किसी सेम डेट पे एक से ज्यादा डिविडेंड्स डिक्लेयर हो रहे हैं, सेम डेट पे एक से ज्यादा डिविडेंड्स डिक्लेयर हो रहे हो, तो दोनों डिविडेंड्स के लिए या सारे डिविडेंड जितने भी डिक्लेयर हो रहे हैं उनके लिए बेस शेयर कैपिटल वही होगा जो उन डिविडेंड से पहले। मींस टू से मैं चाहे पहले कैश डिविडेंड लिखूं या बोनस डिविडेंड लिखूं, इस केस में दोनों के लिए बेस शेयर कैपिटल 10340 ही होगा। क्या ये दोनों डिविडेंड सेम डेट पे हैं? ये दोनों फाइनल्स हैं, 11 के हैं, सेम डेट पे, तो इसलिए दोनों का बेस शेयर कैपिटल वही होगा जो इन डिविडेंड से पहले। मेरी बात जरा सही तरह अंडरस्टैंड करें, पिछले साल में आएगा ये, जब मैंने पिछले साल में इंटरम डिविडेंड की वर्किंग की थी उस वक्त तो पहले मैंने 7833 प्लस 1567 किया था, वो सेम डेट नहीं थी,
फाइनल पहले किसी और डेट पे था और इंटरम फिर मिड ऑफ द ईयर किसी और डेट पे था। मेरे वर्ड्स क्या हैं, सेम ईयर नहीं कह रहा। अगर एक से ज्यादा डिविडेंड सेम डेट पे डिक्लेयर हो रहे हो, चाहे वो फाइनल हो या इंटरम हो, तो दोनों के लिए शेयर कैपिटल बेस मल्टीप्लाई जिससे आपने कहा वही होगा जो इन डिविडेंड से पहले आ रहा हो। मतलब मेरी इस बात का क्या फाइनली हुआ, मतलब मेरा इस बात का क्या हुआ, एक सेंटेंस पढ़े जरा नीचे आए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से नीचे एक सेंटेंस हमने पढ़ लिया, एंड में जाके उसके ऊपर एक सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़ा। इफ मोर देन, आराम आराम से, इफ मोर देन क्या, वन डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डेट, then for both dividends base share capital is same। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। क्या एक से ज्यादा डिविडेंड्स हैं ऑन द सेम डेट? ये मैं फाइनल्स की बात कर रहा हूं या इंटरम्स की? नहीं, मैंने ये, अगर इंटरम डेट पे भी कैश डिविडेंड और बोनस हो, इंटरम स्टेज पे भी किसी एक इंटरम स्टेज पे फाइनल कैश भी हो, सॉरी इंटरम कैश भी हो, इंटरम बोनस भी हो, उनके लिए भी यही रूल है। सिंपली क्या सेंटेंस दोबारा एक नजर देखो, इफ मोर देन वन डिविडेंड्स आर ऑन द सेम डेट। हाँ ये क्लियर है आपको, आई होप, कि फाइनल की डेट्स और होती हैं और इंटरम की डेट्स और होती हैं। लेकिन अगर किसी फाइनल डेट पे दो डिविडेंड्स हैं और इंटरम डेट्स पे भी दो डिविडेंड्स हैं, तो शेयर कैपिटल आपने कौन सा उठाना है, जो इन डिविडेंड से पहले आ रहा हो। तो एक सेकंड मेरे ख्याल मैं अप्लाई कर देता हूँ, कहीं ऐसे लगना शायद ना लग रहा हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल साइंस है। मेरी इस बात के बाद क्या ये रेलिवेंट है कि मैं पहले कैश डिविडेंड लिखूं या बोनस लिखूं? दोनों के लिए बेस किसने बनना है, 10340। लेकिन मैं जरा जानबूझ के पहले बोनस इसलिए लिख रहा हूं ताकि बोनस के बाद आपको फिगर भी नजर आ रही हो, और इवन देन मुझे क्या करना वो फिर आप बताइए। क्या पहले कैश लिखूं या पहले बोनस लिखूं? नहीं, इट इज नॉट रेलिवेंट, इट इज नॉट रेलिवेंट। मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं जरा एक मिनट बताता हूं। फाइनल बोनस शेयर, आप प्लीज नहीं लिखें, पहले बात पूरी सुनो। किस साल वाले, जी ये तो बता दो यार, किस अमाउंट को यूज करेंगे वर्किंग करते हुए? 10340, रेट बताएं। 10%, प्लीज कंसिडरेट करें, डेटा सब ढूंढना। आंसर आ गया 1034। कभी भी इन चीजों को अपने नॉन सीरियस नहीं लेना है। 1034 ज़हन में रखें, 10% मल्टीप्लाई हो गया हुआ, डबल एंट्री बोले। डिविडेंड डेबिट मींस रिटेन्ड अर्निंग में से कम करेंगे, और बोनस शेयर्स है शेयर कैपिटल में प्लस करेंगे। डन। सेम डेट पे फाइनल कैश डिविडेंड भी है। किस साल वाला? 11 वाला। रेट क्या है? रेट 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 अब कैलकुलेशन सुनिए कैसे हो। 10340 प्लस 1034। और यार अपना रजिस्टर देखें, पिछले साल, आप पिछले साल, पिछला साल, और इंटरम की वर्किंग ऐसे ही की है। एक डिविडेंड के बाद जो अगला डिविडेंड आ जाए पिछला प्लस करना होता है। वहां क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, वहां पहले फाइनल है और बाद में कोई इंटरम डेट आ रही है। अगर इस तरह सिचुएशन हो रही है, फाइनल इंटरम उसकी बात नहीं हो रही। अगर एक से ज्यादा डिविडेंड सेम डेट पे हैं तो इवन देन 1034 आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन मुझे आप कैसे वर्किंग करवाना चाह रहे हैं, बोल दें बोल दें बोल दें बोल दें। 10340 मल्टीप्लाइड बाय 15%, इट मींस एट द एंड ऑफ द डे, अब चाहे आप कैश डिविडेंड पहले लिख लें या बोनस डिविडेंड पहले लिख लें, दोनों के लिए बेस शेयर कैपिटल वो होगा जो इन दोनों से पहले हो। आई होप कि मैं बात पूरी समझा सकूं। एक आखिरी स्टेप भी करवा दें, दोबारा आंसर क्या आएगा, लेकिन 15% मल्टीप्लाई कर, कैलकुलेशन अलाउड है, प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है। और यार जाने दें, 10340 को जब मल्टीप्लाई किया तो पहले 1034 आ रहा, तो अब भी 1034 ही आएगा। पहले रेट 10% था, अब 15% है। आंसर क्या है जी? 1551 है कौन सा डिविडेंड? फाइनल कौन सा? कैश। इसकी एंट्री बोले, डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, पोस्टिंग करवाएं। डिविडेंड डेबिट होके कहां जाएगा? डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया। पेएबल बताएं किस कॉलम में लिखूं? इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में किसी कॉलम में नहीं आना। हाँ, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते तो करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल नहीं आना। बात पूरी समझ आ गई है? एक आखिरी स्टेप सुने,
पहली जो बोनस शेयर्स वाली फिगर है उसका तो टोटल 0 हो जाएगा, मतलब टोटल आखिरी कॉलम में, लेकिन फाइनल डिविडेंड वाली फिगर एज इट इज आ जाएगी। जब तक आप एंट्रीज बोल के पोस्ट नहीं करेंगे ये मुश्किल रहेगा। हमारे लिए इसका जो मेन इशू था कि मोर देन वन डिविडेंड्स आर ऑन द सेम डेट देन बेस शेयर कैपिटल इज सेम। आई होप के बात समझ आ गई, लिख लीजिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी कंप्लीट करके जरा कहने बता दीजिए। नहीं आगे काइंडली मेरे साथ ही कंप्लीट कर लें, बस एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लें, इंशाल्लाह कल से आपके ही नोट कर लिए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने। ये टोटल्स का तो पता नहीं कैसे हो रहा है, कहीं डैश लगा देता हूँ कहीं फिगर लिख देता हूँ, ये रोज में टोटल हो रहा है। जी सारी क्वेश्चन वाइंड अप करवाएं सही तरह। नेक्स्ट बताएं क्या करें। अच्छा इंटरम पहले लिखो या पॉइंट नंबर 4 में जाए राइट शेयर्स पहले लिखो? नहीं उसकी वजह बताएं। इंटरम हाफ ईयरली है विच मींस 30 जून और राइट शेयर 30 नवंबर। अगर ये नवंबर की जगह फॉर एग्जांपल मई होती डेट तो सीक्वेंस अरेंज करना डेट वाइज। लेट्स अज्यूम पॉइंट नंबर 4 में 30 नवंबर की जगह 30 मई लिखा होता तो फिर पहले राइट शेयर्स होते हैं और फिर इंटरम डिविडेंड। लेकिन इस केस में वाई इंटरम डिविडेंड फर्स्ट, वो हाफ ईयरली मिडल में है और वो फिर एंड में जाके कहीं एक महीना पहले। तो इंटरम डिविडेंड लिख तो रहे हैं हम, रीजन इज कि वो पहले डिक्लेयर हुआ है। नोटने क्वेश्चन में जरा पहले करवाया करें, एक मिनट पूरा स्टेप करवाएं जरा। कौन सा इंटरम है, कैश है या बोनस है? इंटरम बोनस शेयर्स हैं, किस साल वाले हैं? किस साल वाले 12 का 12 में, 12 का 12 में। पहले वर्किंग करवानी है, एक मिनट आपने। ये फिगर सॉल्व कैसे करो? 5% मल्टीप्लाई कैसे करो? 10340 मल्टीप्लाइड बाय 5%। यार कभी जमा करते हैं कभी नहीं करते यार, कमाल हो। क्या सेम डेट गुजर गई है सर? अब यहां तक आते आते फाइनल बोनस शेयर्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं और डेट्स बदल चुकी हैं। तो यहाँ पहले क्या करूं, 10340 बोल दें प्लस 1034 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5%। एवरीथिंग इज ओके प्लीज? अब क्यों, तब क्यों नहीं? आंसर बताएं। राउंड अप करने की जरूरत पड़ती है तो 1034 प्लस 1034 इंटू 5%। जी सर आंसर 569 की काइंडली एंट्री बोलें। डिविडेंड डेबिट, बोनस शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड लेस हुआ और शेयर कैपिटल में प्लस हो गया। बोनस शेयर्स हैं, देयरफॉर सारी एंट्री का इफेक्ट इक्विटी के अंदर आ गया। प्लस समझ आ गया सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गया? जी सर नेक्स्ट बताएं क्या करना।
राइट शेयर्स के लिए वर्ड्स लिखें, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, और इसके नीचे गिन के जरा 4 लाइनें छोड़ें। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स के लिए 1 लाइन होनी चाहिए, उसके नीचे 4 लाइनें और होनी चाहिए, और एक वर्किंग में है। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स की हेडिंग लिख लें, उसके सामने 1 लाइन होनी चाहिए, नीचे गिन के और 4 लाइनें और छोड़ दें, और एक वर्किंग में आएगा। राइट शेयर्स की फिगर कैलकुलेट करनी पड़नी है। क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन दी हुई है 4, 5, उसकी बेस पे वर्किंग कैसे होनी है ये सब कुछ पहले आपने करवाना है। तो 4 लाइनें और छोड़ के वर्किंग्स की तरफ आ जाए। मेरे ख्याल पेज के नीचे हो जाइएगा, 4 लाइनें बस गिन के छोड़ दो, देख ले, लेकिन अगर जगह नहीं नेक्स्ट पेज पे 4 लाइनें और नीचे होनी चाहिए। उसके बाद अगर जगह है तो वही वर्किंग करना, एक छोटी सी वर्किंग बस। किसकी वर्किंग करने लगा हूँ? पॉइंट 4 पे आ जाए मेरा सारा। सब लोगों ने फुल कंसंट्रेट करना था। एक फ्रैक्शन दी हुई है 30 नवंबर 2012 पे, 4 राइट शेयर्स अगेंस्ट 5 शेयर्स फॉर ईच शेयर होल्डर, और उसको फिर एक शेयर दिया क्या शेयर होल्डर, एक शेयर दिया कितने का, 18 रुपीज का दिया। तो ये वर्किंग कैसे होती है, कैसे करनी है, एक दफा मेरे से सुन लें, बाकी इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। अपना कॉलम देखें शेयर कैपिटल वाला। अब सबसे पहले बेटा हमें ये फाइंड आउट करना होता है इस केस में कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने। तो ये किस कॉलम से वर्किंग हो जाया करेगी, शेयर कैपिटल वाला कॉलम देखें। हम इस वक्त किस साल में है, कम ऑन यार, हम 11 में है या खुदा में, हम 12 में है, और किस डेट पे है, 30 नवंबर। इस डेट से पहले पहले इस साल के फाइनल डिविडेंड्स, 12 के फाइनल डिविडेंड्स और 12 के इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। इस साल के शुरू में शेयर कैपिटल था कितना, 10340। कहां से देख के आपने मुझे बताया, कॉलम से, कॉलम से ओपनिंग देख के बताया। फिर 30 नवंबर तक आते आते एक फाइनल बोनस डिविडेंड 1034 और एक इंटरम बोनस डिविडेंड 569। इन अदर वर्ड्स कैलकुलेटर पकड़ा, 30 नवंबर तक आते आते हमारे बिजनेस का शेयर कैपिटल 11,943 मिलियन रुपीज हो चुका है। ये आपने मुझे रुपीज लिखवाए हैं या शेयर्स लिखवाए हैं? हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता। ये सारे रुपीज लिखे हैं, रुपीज शेयर कैपिटल के रुपीज हैं। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बिफोर द राइट इश्यू, 11,943 मिलियन। लेकिन अब हमने शेयर्स फाइंड आउट करने हैं ताकि पता चल सके फर्दर शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिले। तो क्या ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है या ये शेयर्स है? ये अमाउंट है। क्या ये 10 से मल्टीप्लाई हुई भी? शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू भी होगा और नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो ये रुपीज है, ये 10 से मल्टीप्लाई होके फिगर्स आई हैं। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1194.3 मिलियन शेयर्स आ। ये मिलियन के लिए एम लिखा है और शेयर्स मैंने साथ लिखे। क्या फाइंड आउट करके मैंने क्या निकाल लिया, हिम्मत 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 हिम्मत, शेयर कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट करके और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ढूंढ के मैंने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करनी है जो उस दिन होंगे जिस दिन राइट शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। यहां तक वर्किंग है। एक डेट भी साथ लिख लीजिएगा, ऑन 30 नवंबर 2012। शेयर कैपिटल की अमाउंट्स कहां से मिल जाया करेंगी, शेयर कैपिटल कॉलम से। उसका सम कर लिया करेंगे जिस दिन राइट शेयर इशू हो रहे हैं और फिर उसे नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करके
नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर लेंगे जो राइट इशू की डेट पे है। डन है सर। अब फिर फ्रैक्शन ढूंढना करेंगे। फ्रैक्शन समझ आ रहा है? फ्रैक्शन 4/5, 4/5 गिवन है। क्या हर सवाल में 4/5 ही होगी? डिफरेंट हो सकती है। हम फ्रैक्शन ढूंढना करेंगे। इस सवाल में 4/5 है, मतलब इस बात का ये हुआ 1194.3 मिलियन शेयर से मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इज इक्वल टू, एक सेकंड सॉल्व करें ना पहले, आप एकदम वर्किंग करना शुरू लिखना शुरू कर दिया। 955.44 मिलियन राइट शेयर्स इशू हुए होंगे। जस्ट अ मिनट 1194.3 मिलियन शेयर्स और फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स है राइट शेयर्स 4/5। तो इन शेयर्स को अगर आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, इन अदर वर्ड्स 80% से मल्टीप्लाई कर दें, 80% था, जिसके पास 5 थे उसको 4 मिलने थे, जिसके पास 10 थे उसको 80% मिलने थे। तो सिंपली अब हमारे शेयर्स ना 4 है, ना 5 है, ना 10 है, ना 1000 है। हमारे शेयर्स 1194.3 मिलियन है। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई बाय 80% हुआ। इट मींस अगर इतने शेयर्स थे तो इस फ्रैक्शन के मुताबिक कितने और शेयर्स मिलेंगे? 955.44 मिलियन। जैसे ये क्या लेके किस चीज को कंसिडर करके मैंने क्या निकाल लिया? शेयर्स हैं कितने और फ्रैक्शन के मुताबिक और कितने मिलेंगे। तो और कितने मिलेंगे? 1194.3। इस वक्त 1194.3 मिलियन है। 4/5 फ्रैक्शन की बेस पे 955.44 मिलियन शेयर्स और शेयर होल्डर्स को इशू होंगे। जी एनी कंफ्यूजन? सर कंपनी ने अपने शेयर से देने, सर यकीन मानना, कंपनी ने अपने शेयर शेयर होल्डर्स को। मत डरे मत डरे मत डरे, कोई नहीं, हमारी कंपनी इंशाल्लाह बड़े को देगी। थोड़े से तो है 955 शेयर। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1194 शेयर्स हैं टोटल और 955 राइट शेयर्स है। 80% नहीं, किसी बंदे के पास हो, जिसके पास भी हो। कंपनी ने, कल भी आप लोग कंफ्यूज करें, कंपनी ने एक एक शेयर होल्डर का हिसाब नहीं रखना, कंपनी ने सारे शेयर होल्डर्स का हिसाब रखना। ये एक किसी एक के पास हो कि मिलियन लोगों के पास हो, कंपनी ने सारे शेयर होल्डर्स को 955.44 मिलियन शेयर्स देने। अगर किसी की परसेंटेज कैसे कम हो सकती है? किसी के पास अगर 5 शेयर्स होंगे उसे 4 चले जाएंगे, किसी के पास 10 होंगे उसे 8 चले जाएंगे, और सारे पूरे होते होते इतने हो जाएंगे। सारे पूरे होते होते लोगों को जाते 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 सारे लोगों को इकट्ठे होकर कितने मिलेंगे? 955.44। कंपनी ने किसी एक को देने या सबको देने? सबको कितने देने? 955.4। तो हमें पर्सन का हिसाब नहीं रखना, वो पर्सन अपना खुद हिसाब रखेंगे, हमने तो कंपनी का हिसाब रखना। कंपनी ने कितने शेयर्स के अगेंस्ट कितने शेयर्स देने? बोलें कितने शेयर्स के अगेंस्ट? 1194.3 मिलियन शेयर्स के बदले 955 अगर 4/5 शेयर्स की फ्रैक्शन फाइनल हुई है तब 955.44 मिलियन शेयर्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एज अ राइट शेयर्स देने। डन है प्लीज? जॉन सॉफ्टवेयर। अब आप क्वेश्चन का डाटा पढ़ें और बताएं एक शेयर कितने का देना है। आपका फोकस कंपनी पे होना चाहिए, शेयर होल्डर पे नहीं। एक शेयर कितने का इश्यू करना है। अब कंपनी को कितने पैसे मिलने एक शेयर के? 18 रुपए। कंपनी को 18 रुपए पर शेयर मिलना, लेकिन कंपनी ने क्या करना है? बोर्ड पे देखा जरा, कंपनी ने क्या करना है? 18 रुपए को इकट्ठा कंसिडर नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। इन शेयर्स को मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी, हिम्मत जवानों हिम्मत, और मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे इन्हीं शेयर्स को तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आएगी। कंपनी ने मल्टीप्लाइड बाय 18 करके शेयर कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 10 करके शेयर कैपिटल आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 8 करके शेयर प्रीमियम की अमाउंट आएगी। मींस से कैलकुलेशन करा जरा फ्रेंडली। 955 4.4 ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है। शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल अमाउंट से रिकॉर्ड होगा जो इस केस में 10 रुपीज है, और इन्हीं शेयर्स को जी सही हो गया।
955 नहीं यार, जरा 10 क्यों होगा सर, प्लीज आ जाना सर, नहीं आना ना आए, जीरो करें कैलकुलेटर पे। 955.44 लिखें यार प्लीज, 955.44 जरब 10 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इज इक्वल टू, दबा दें, इज इक्वल टू, दबा दे मेरा भाई, 9554 पॉइंट, प्लीज मान ले, सीधी कैलकुलेशन एक पॉइंट इधर से इधर हो जाएगा। 955.44 जरब 10 बराबर हो गया 9554.4। अब 955.4 पर दोबारा लिखें, उसको 8 से जरब दें यार, 7644 7643.52 मिलियन रुपीज है अभी। अब ये रुपीज आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, शेयर्स को 10 से और 8 से अलग मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? नॉमिनल वैल्यू पे शेयर कैपिटल अलग रिकॉर्ड होना है, और जो डिफरेंस है उसने शेयर प्रीमियम के लेजर में अलग जाना है। ये 8 और 10 मल्टीप्लाई किससे हुआ यार? नंबर ऑफ कौन से शेयर्स? नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8। कंप्लीट करेंगे बच्चों। असल में पिछले 10-15 मिनट से ना आप मुसलसल आप चेयर से उठे हुए हैं, तो रिलैक्स होकर बैठे, अभी भी 1 मिनट है, अगर कुछ रह गया इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तकरीबन अब उठे हुए हैं चेयर से, 10 का मिनट हो गए, मुश्किल कहीं आधे ऊपर है आधे नीचे हैं। ध्यान सारा इसमें, ही क्लास खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटा भी टाइम खत्म नहीं हुआ, और आप ये देखें टाइम खत्म क्यों नहीं हो रहा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट गुजरे क्यों नहीं, इतनी देर होगी। तो आई होप के 955.44 को जरा 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9554.4 आ गया। ठहरे ना नहीं एक जी डी ओके यहाँ तक। अब आखिरी बस एक पोस्टिंग अभी रह जाएगी, इंशाल्लाह वो कल कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसकी जरा मुझे एंट्री बना के बता के उठनी है। नहीं इस तरह नहीं, जिस तरह मैं पूछूंगा। शेयर कैपिटल छोड़ दे जहां भी है, पहले ये सुन ले मेरे से बात। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 955.4.4। शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? 7643.52। कैलकुलेटर पकड़े, दोनों फिगर्स को प्लस करें और बताएं कैश कितने से डेबिट होगा। बोलना है प्लीज बोलना है। 117.19.7.9 कैश या बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये एंट्री लिखे हो ठीक है दोस्तों। 17197.92। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये क्वेश्चन में अभी फिगर्स लिखनी रह गई, इंशाल्लाह कल मैं कंप्लीट करूंगा। आप लोग एक काम करें, पेज नंबर 47 पे मैं पिछले कई दिनों से 2-3 दिनों से रिवैल्यूएशन रिवाइज करने को कह रहा हूँ। होपफुली पुराने सवाल रिवाइज करके थक चुके हैं कि ये क्या बात है, हम एक ही सवाल करी जा रहे हैं। पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना है।
नहीं मिल रहा? यहाँ बेटा दो सवाल है पेज नंबर 47 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढने, ऊपर होमवर्क लिखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने के बाद अगर 2 पे ऐसे ही नजर पड़ी तो आपको लगेगा सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखना भी नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से अपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। पेज नंबर 48 पे है जरा। इसका एक आंसर भी आगे मिलेगा आपको पेज नंबर 48 पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो परेशान होंगे। अगर आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है एक दफा जरा, लेकिन एक इंडिविजुअली नया क्वेश्चन ट्राई करके देखें। पेज नंबर 47 पे कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1। तो करने की कोशिश करिएगा जहां तक हो जाए। इंशाल्लाह फिर यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।